नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ चंचू राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलने के बाद संसद भवन जाएंगी वित्त मंत्री। तो ठीक इससे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हैं और बजट टीम के साथ फोटो सेशन भी हुआ है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी, जहां संसद भवन के बाहर वित्त राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन होगा। अंतरिम बजट में 24 के चुनाव की झलक दिख सकती है। आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वो ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले आपको बता दें कि रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम था। अब मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा ने 5 बार बजट पेश किया है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है। किसान, महिलाएं, युवा, नौकरी पेशा, टैक्स पेयर, हर वर्ग को इस बजट से राहत की उम्मीद है। लेकिन जब बजट सबके सामने आएगा उसके बाद हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे कि किस वर्ग को क्या राहत मिली है, किस वर्ग में इस पिटारे से कुछ बहुत अच्छा निकलने वाला है, कौन सिर्फ संतुष्ट ही होगा या फिर किसी की लॉटरी भी लग सकती है। अंतरिम बजट है ये, पूर्ण बजट नहीं है। और ऐसे में इस बजट में लोकसभा 24 की जो झलक है वो भी आपको दिखाई देगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, काफ़ी सारी योजनाओं का जिक्र है। लेकिन अब देखना ये होगा जब बजट सामने आएगा, ये पिटारा जब खुलता है तो उसमें से आपके लिए क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई उम्मीदें हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए, नौकरी पेशा जो युवा है उनके लिए क्या होगा, घर की जो महिलाएं हैं उनको क्या राहत मिली है। एक आम इंसान से लेकर खास इंसान तक हर कोई इस बजट से उम्मीद लगाए बैठा है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज देश का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। और फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये है कि राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यहाँ पे फोटो सेशन हुआ। अब बजट की मंजूरी यहाँ से मिलेगी तब जाकर संसद भवन जाएंगी वित्त मंत्री। और ठीक इससे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची, बजट टीम के साथ फोटो सेशन हुआ। और आपको बता दें कि एक चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो बजट पेश करने से एक दिन पहले ठीक हलवा सेरेमनी होती है। यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब कोई करता है तो मीठे के साथ किया जाता है। भगवान को भोग भी लगता है तो मीठे का भोग लगता है। तो ऐसे में जब बजट पेश होता है तो सबसे पहले उससे एक दिन पहले हलवा सेरेमनी रखी जाती है, जो खुद निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर आज छठी बार बजट पेश जो कर रही हैं वो निर्मला सीतारमण कर रही हैं वित्त मंत्री। और इन्होंने हलवा सेरेमनी की शुरुआत की, सबको हलवा बांटा। और बजट से ठीक पहले हलवा सेरेमनी होती है, उसके बाद बजट की रूपरेखा तय की जाती है। क्या होता है उसके बाद में टीम के साथ फोटो सेशन भी होता है। और बजट पेश करने से कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्र भवन भी पहुंचते हैं जो बजट पेश करता है। यहाँ पर निर्मला सीतारमण है जो बजट पेश करने वाली हैं। उनके लिए छठी बार ये मौका है जब वो बजट पेश कर रही हैं। ये रिकॉर्ड बन जाएगा उनके लिए। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलती है और फिर संसद भवन में जाकर जो बजट पेश करता है और बजट जब सामने आता है तो ये सारी चीजें हैं एक के बाद एक, क्योंकि बजट जो होता है वो पूरे देश के लिए होता है, हर वर्ग के लिए होता है, आम के लिए होता है, खास के लिए होता है, छोटे के लिए होता है, बड़े के लिए होता है। तो ऐसे में हर वर्ग के लोग आस लगाए बैठे हैं कि आखिर इस पिटारे में उनके लिए क्या कुछ निकलेगा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी। ये जानकारी भी हम आपको बीच में दे रहे हैं, जहां संसद भवन के बाहर वित्त राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन भी होता है। और अंतरिम बजट में 24 चुनाव की झलक दिख सकती है। तो इस बार का बजट बेहद खास हो सकता है। अंतरिम बजट है ये, पूर्ण बजट ये नहीं है। आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। और वो ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड
पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम पर बना हुआ है। तो बजट से काफी लोगों को उम्मीद है, कई सारी स्कीम्स हैं उनको बढ़ाने की उम्मीद है, लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद है, इसके साथ ही अच्छी शिक्षा की उम्मीद है, युवाओं की बात की जाए तो रोजगार की उनको उम्मीद है, साथ ही एजुकेशन लोन सस्ता हो जाए उसकी उम्मीद है। तो हर तरह से लेकर देखा जाए तो टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स स्लैब, उन लोगों को उम्मीद है कि क्या टैक्स में इस बार उनको कुछ राहत मिलेगी इस अंतरिम बजट में। मोदी सरकार कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है इस बजट में, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ उम्मीद है, अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए है उम्मीद, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन जिस पर कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं और बढ़ावा देते हैं, जोर देते हैं कि डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का आज के ज़माने में किया जा रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी ये बजट कई मायनों में अहम हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए बजट आवंटित हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा की बात हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, रसोई पर कितना असर पड़ने वाला है, शैक्षणिक सेवाओं में जीएसटी में संशोधन, जीएसटी में कितनी राहत हो सकती है। महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बजट का असर रसोई पर भी पड़ता है, सामान पर पड़ता है, खाने पीने का सामान होता है उस पर पड़ता है। और ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली जो होती है और अपर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उन पर इस बजट का क्या असर होगा, क्या उन्हें इस बजट में राहत मिलेगी या फिर क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे कि अभी हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि एलपीजी के जो दाम है वो वही रहेंगे, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में बजट से पहले इन चीज़ों का भी ऐलान हो गया। अब कुछ ही देर बाकी है जब बजट सबके सामने होगा और ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज देश का जो बजट है वो सबके सामने होगा। मेरे सहयोगी शशि मोहन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजट को लेकर क्या कुछ जानकारी है शशि, क्योंकि आज देश का अंतरिम बजट पेश हो रहा है, हर वर्ग को इससे उम्मीदें हैं, चाहे हम युवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सालय की बात करें, तो ऐसे में हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है, आस लगाए बैठा है कि इस अंतरिम बजट में उनके लिए क्या कुछ खास निकलने वाला है। तो क्या कुछ अगर अनुमान भी लगाया जाए तो क्या कुछ अच्छा रहने वाला है इस बजट में इस बार? आपने अपने सवाल में ही संकेत दे दिए हैं। युवाओं की बात आपने पूछ ली, शिक्षा की बात आपने पूछ ली, चिकित्सा की बात आपने पूछ ली। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा वेटेज स्वास्थ्य सेवाओं में, संचार की सुविधाओं में, सड़क संपर्क में और आप एजुकेशन सेक्टर जैसे जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली पानी जैसी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनमें होता है। और स्वास्थ्य सूचकांक में जब सुधार होता है तो उस देश की श्रम शक्ति और उस देश का मानव संसाधन देश की प्रगति में योगदान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कह चुके हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल कह चुकी हैं कि अब की बार 1 फरवरी का जो तय समय होता है बजट के लिए, उस दिन कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं होने वाली हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई चुनावी साल हो और उस चुनावी साल में जाने से पहले केंद्र सरकार बिना बड़ी घोषणाओं के जनता के बीच चली जाए? ये बात संभव है क्योंकि पाबंदियां संवैधानिक हैं। सरकार के पास में समय लोकसभा चुनाव का है, पूरे वित्त वर्ष में काम करने के लिए अभी जनादेश नहीं है। नई सरकार, चाहे एनडीए की रिपीट हो चाहे कोई और सरकार आए, वो पूरा बजट पेश करेगी लोकसभा चुनाव के बाद। तब तक के लिए ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट कहलाता है, जिसे लेखानुदान कहा जाता है, वो पेश होगा। और लेखानुदान में बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं होती आमतौर पर, लेकिन क्या बड़ी घोषणाएं करने से रोका जा सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। आप पूरे साल की योजनाएं, पूरे साल का खर्चा नहीं बता सकते, लेकिन जो आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट, अगला जो आप फुल बजट पेश करेंगे तब तक के लिए आप खर्चे के लिए तो पैसा ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ प्रमुख घोषणाओं को जनता के सामने रख सकते हैं। देखिए, ये दूसरा इंटरिम बजट है मोदी सरकार का। इससे पहले जब 2019 में इंटरिम बजट रखा गया था
तो प्रधानमंत्री श्रम शक्ति योजना की बात कही गई थी, श्रमिकों के लिए बात कही गई थी, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बात की गई थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक जो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उनके लिए जब इनकम टैक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है, उसमें तकरीबन 10,000 रुपए की राहत दी थी, जो एक आम उपभोक्ता के लिए, आम वेतनभोगी व्यक्ति के लिए बड़ी राहत होती है, क्योंकि सरकारें इससे ज्यादा राहत इंटरिम बजट में नहीं दे सकती हैं। तो इस तरह की कुछ घोषणाएं आज भी आपको दिख सकती हैं। हालांकि कई बार मोटे तौर पर जो अर्थ जगत के लोग होते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े लोग होते हैं वो बजट का आकलन करते हैं शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट लाल हुआ या हरा हुआ उससे बजट का रेस्पॉन्स देखते हैं। लेकिन जब सरकार चुनाव में जाती है तो केवल शेयर मार्केट का ध्यान नहीं रखा जा सकता, हर उस व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है जिसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिसने सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना है। लेकिन न सिर्फ सरकार को चुनने में सहयोग देने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखा जाता है, बल्कि उन लोगों का भी ध्यान रखा जाता है जो बेजुबान हैं, यानी पशुओं का भी ध्यान रखा जाता है, पशुधन का भी, उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि आगे ग्रोथ कैसे होगी, आगे स्थायी कामकाज कैसे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा, जो काम चल रहे हैं उनकी रफ्तार कैसे बढ़ेगी। हर सरकार अपना एक विजन रखती है, क्योंकि जब चुनाव में आपको जाना है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, वेतनभोगी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ देना होता है। तो सरकार ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी, कुछ रिलीफ भी देने की कोशिश करेगी कि सिर्फ शेयर मार्केट पे ध्यान ना रहे बल्कि आम है, क्योंकि इस अंतरिम बजट में 24 की चुनाव की झलक भी दिख सकती है, क्योंकि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट आ रहा है, पूर्ण बजट ये नहीं है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितनी ज्यादा उम्मीदें लोगों की पूरी हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जानकारी दी थी दर्शकों को कि बजट आने से पहले ही LPG सिलेंडर है उसके दाम तो बने रहेंगे, लेकिन जो कमर्शियल है उसके बढ़ा दिए दाम। चंद्रश्री, कमर्शियल चीज पर भी घूम फिर के फर्क, परोक्ष जो भार है वो आम उपभोक्ता पर ही आएगा, क्योंकि जो कमर्शियल चीजें यूटिलाइजेशन हो रहा है गैस सिलेंडर का, वो किसके लिए हो रहा है? क्या अगर हलवाई कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा या जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है उससे पैसा लेगा? क्या अगर टी स्टॉल पर कमर्शियल सिलेंडर काम में लिया जा रहा है तो क्या वो जनसेवा करते हुए उस सिलेंडर की बढ़ी हुई दरों का भुगतान करेगा, या किसी और काम में ये कमर्शियल सिलेंडर आ रहे हैं, मान लीजिए गैस वेल्डिंग में आ रहे हैं या कोई रीफिलिंग में काम में आ रहे हैं, तो कोई भी जनसेवा मुफ्त में करे व्यापारी, ऐसा संभव नहीं दिखता है आमतौर पर, इसलिए पैसा कंज्यूमर की जेब से ही आएगा। लेकिन जहां तक आपके सवाल का मैं ध्यान कर रहा हूं, आपने 2 सवाल पूछे, क्या यह बजट उम्मीदों वाला होगा या क्या यह बजट वोट वाला होगा? तो इसका सही जवाब यही है कि यह बजट वोट की उम्मीदों वाला होगा, और वोट की उम्मीद सत्ताधारी पार्टी को भी होगी, और विपक्ष स्वाभाविक रूप से इसकी आलोचना करेगा कि कुछ नहीं दिया, लेखानुदान था, और अगर लेखानुदान में केंद्र सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर देती तो यह कहा जाएगा कि नियमों के परे जाकर या जो अब तक तय परिपाटी रही है उसके परे जाकर के ये सारी घोषणाएं की गई है। देखिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक गोयल भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कमर्शियल सिलेंडर की रेट बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा और आम उपभोक्ता के ऊपर। आपको ध्यान होगा पिछली गहलोत सरकार ने 450 का सिलेंडर दिया, भजनलाल सरकार ने आते ही 1 जनवरी से 450 के सिलेंडर का ऐलान किया। कितने परिवारों को आप देखिए, 70 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ इसका मिल रहा है। दीपक, किस तरीके से जो कमर्शियल सिलेंडर की रेट बढ़ती है तो उसका पैसा आम उपभोक्ता से निकाला जाता है, और 450 के सिलेंडर की योजना के ऊपर क्या लगता है बजट में कोई बड़ा दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार दबाव? देखिए, अभी ये जो दायरा है 450 रुपये सिलेंडर का, देश में राजस्थान में ऐसा है जो 450 रुपये में सिलेंडर सरकार उज्ज्वला और BPL लाभार्थियों को दे रही है, जिसकी संख्या 73 लाख है। वैसे जो आम उपभोक्ताओं को यदि हम जोड़ें जो इस दायरे से बाहर है, उसकी संख्या 1 करोड़ करीब 70 लाख के करीब है। लेकिन अभी आधे लोगों को ही जो BPL श्रेणी के अंदर आते हैं या उज्ज्वला जो गरीब तबके से आते हैं, उनके धुएं से मुक्ति के लिए इस अभियान को है। हालांकि इसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और टारगेट भी दिया जा रहा है, और जो विकसित भारत शिविर हैं उसमें भी इस दायरे को बढ़ाकर लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, उस योजना में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात देखिए, आपने जो कॉमर्शियल सिलेंडर है
हालांकि 906 रुपये 50 पैसे जो घरेलू उपभोक्ता है उसको सिलेंडर मिल रहा है, और इसके अलावा जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं या बीपीएल लाभार्थी हैं उसको 450 में सिलेंडर दे रही है, जिसमें केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों ही सब्सिडी का पैसा उन उपभोक्ताओं को देती है। लेकिन 906 रुपये का जो दायरा सीमित है, क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव से पहले देखा होगा कि जो सिलेंडर आम उपभोक्ता को 1100 रुपये में मिलता था उसमें 200 रुपये की छूट दी, 906 रुपये में हुआ, और 906 रुपये में सिलेंडर आम उपभोक्ता को मिल रहा है। लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर जो एक कॉमर्शियल, क्योंकि देखिए अभी सीजन सावों का भी है, साथ में जो कॉमर्शियल जो स्टॉल्स होती हैं या दुकानें होती हैं या होटल्स होती हैं वहाँ पर कॉमर्शियल सिलेंडर यूज आता है, और इसको पिछले महीने 1.5 रुपये इस पर बढ़ाया गया था। हालांकि उससे पहले इसकी रेट 2100 रुपये तक गई थी, लेकिन अब 1700 रुपये, हालांकि सिलेंडर 1400 रुपये में मिलता था। लेकिन सीजन ठंड का भी है, एलपीजी की खपत बढ़ती है, एलपीजी की खपत के साथ में अभी बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा इंडियन का भी चल रहा है, क्योंकि खपत सीजन में जो शादी के सीजन है, क्योंकि मलमास खत्म होने के बाद एकदम से सावों का सीजन शुरू हुआ है, तो एलपीजी की खपत बढ़ी है, तो कॉमर्शियल सिलेंडरों की जो डिमांड्स है उसकी भी खपत बढ़ी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग जो दुकानें होती हैं या जो अलग अलग जो स्टॉल्स होती हैं वहाँ पर इस समय सर्दी के मौसम में ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए एलपीजी की जो आज है करीब 13.5 रुपये इसमें कीमत में इजाफा किया है। लेकिन इतना जरूर है कि आज के बजट पर सभी की निगाहें टिकी है। जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री, वो छठा कह सकते हैं अपना बजट वो पेश करने जा रही है। आपने नई संसद बनी है, नई संसद में जो नारी शक्ति जो बिल का जो शुरुआत हुई थी उसी नई संसद में हुआ था। कल राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पहला अभिभाषण हुआ महिला। दूसरी ये छठी बार जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है, वो छठी बार अपना बजट पेश कर रही है। यानी कि इस संसद की शुरुआत महिला शक्ति बिल से हुई, नारी वंदन से। दूसरी कल उनका जो मार्गदर्शन हुआ, जो द्रौपदी मुर्मू वो महिला हैं, और आज वो छठा जो बजट पेश करने जा रही हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी महिला है। तो हो सकता है कि महिलाओं के लिए ये बजट अच्छा हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहा कल द्रौपदी मुर्मू जब अपना भाषण दे रही थी, उन्होंने कहा था कि सभ्यता जो होती है उनके कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं, उस पड़ाव के अंदर राम मंदिर भी एक पड़ाव है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शुरुआत राम से की, राम मंदिर का जिक्र किया, और जो अंतिम जो पंक्ति थी वो भी राम की थी। तो आज का जो बजट है महिलाओं पर भी केंद्रित रह सकता है, युवाओं पर भी केंद्रित रह सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स का बूम है। स्टार्टअप्स जो युवा हैं, जो अपने आइडियाज़ को लेकर आते हैं, उनके लिए भी सरकार घोषणा कर सकती है। क्योंकि आपने 2019 से और 2023 तक के जो बजट अभी तक देखे, आत्मनिर्भर बनने का बजट है, टैक्स में छूट दी गई। इसके अलावा अमृतकाल का 2023 का जो बजट था 5 से 7 लाख तक की जो टैक्स में छूट दी गई। तो अलग अलग जो सेक्टर है 2019 से 2023 तक के जो हम देखें, तो अलग अलग जो बजट पेश हुए उसमें अलग अलग चीज़ें लोगों को सौगात दी गई, जिसमें चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे कह सकते हैं कि अमृतकाल हो, आत्मनिर्भर बनाने का हो, सबसे कोविड के समय के अंदर हेल्थ पर फोकस रखा गया। तो ये बजट भी हो सकता है कि जिस तरीके से आज का जो बजट होगा युवाओं पर, महिलाओं पर खास तौर पर इस पर फोकस रहेगा। जी देखिए कितनी खूबसूरत बात दीपक ने कही है चंद्रश्री की महिला वित्त मंत्री पहला बजट नई संसद में पेश करेंगी और महिलाओं पर फोकस सेंट्रिक हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, नारी शक्ति वंदन बिल, इन सब बातों को जोड़कर देखा जाए तो ये लगता है कि आधी आबादी पर केंद्र सरकार का बड़ा फोकस रह सकता है। हमारे सहयोगी दामोदर प्रसाद जुड़ रहे हैं जो कॉमर्स और ट्रेड को नज़दीकी से देखते हैं। दामोदर, व्यापारियों की और ट्रेड से जुड़े हुए लोगों की क्या उम्मीद दिख रही है इस बजट से, हालांकि अंतरिम बजट है? देखिए, क्योंकि इस बार